हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस और इसका क्वेश्चन पेपर 1। ठीक है बेटा, मैं कृष्णा तिवारी, कैरियर पॉइंट गुवाहाटी, फिजिक्स फैकल्टी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर अपन डिस्कस करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने बोला बेटा, इन यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और इसमें क्या दिया गया, इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा इफ d इक्वल टू, डी की वैल्यू दी गई बेटा, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 λ/2, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें दी हुई है। हम लोग से पूछा गया कि कितने मैक्सिमा आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने ये बोला कि ये तो बेटा स्क्रीन होता है। ठीक है, और हमारे पास ये सोर्स ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ये S1 S2 सोर्स होते हैं, है ना बेटा। और ये जो वैल्यू होती है ये स्मॉल डी होती है, ये कैपिटल डी होता है। इसमें ये पूछा गया कि आप इस स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा ऑब्टेन कर सकते हो, ये इनका क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन अप्लाई कर देते हैं मैक्सिमा का कंडीशन। तो हमें पता है कि मैक्सिमा का कंडीशन जो होता है d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। ठीक है, और यहां से अगर अपन बात करें कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा अपन बोल सकते हैं बेटा n लैम्डा अपॉन d। ठीक है, तो यहां से एक बार कैलकुलेट कर लो, साइन थीटा इक्वल टू n इंटू लेमडा अपॉन डी। तो इन्होंने d की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, देखिए 5 λ/2। तो हमने बोला कि ये तो हो गया बेटा लेमडा, और ये हो गया 5 λ/2, 5 λ/2। मतलब जो साइन थीटा अपना आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बार ध्यान से देखो, 2n/5, 2 इंटू n/5। तो एक बात बताओ कि ये साइन थीटा का रेंज कितना होता है बेटा, साइन थीटा -1 से +1 में होता है। तो आप n की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो ताकि ये साइन थीटा का रेंज सेटिस्फाइड हो, डेट इज 1 से लेस हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि n की वैल्यू एक बार 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4/5। ठीक है भाई, ये तो 1 से लेस है। फिर n की वैल्यू एक बार n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2/5, 1 से लेस है। n की वैल्यू 2 पुट करो, तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बेटा 4/5, ये भी 1 से लेस है। लेकिन n की वैल्यू अगर आपने 3 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा बेटा 6/5, जो कि 1 से ग्रेटर हो जाएगा, और साइन थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा सेटिस्फाइड वैल्यू है n का, ये 1 और 2 है। तो सोचें कि फर्स्ट मैक्सिमा हमें मिलेगा, सेकेंड मैक्सिमा मिलेगा ऊपर की तरफ, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे भी मिलेगा फर्स्ट और सेकंड। तो 2 और 2 4 मैक्सिमा तो ये हो गए, और एक सेंट्रल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए बेटा 5। तो इसका आंसर हो गया अपना 5। दिस विल बी द आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड। इसने बोला गया बेटा, अ मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशन पर मिनट एट अ प्लेस हैविंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिस। इसने दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना 0.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है, और इसने बोला कि 40 ऑसिलेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने ऑसिलेशन करता है, 40 ऑसिलेशन करता है, ये दिया हुआ है। यहां से अपन एक्चुअली टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एट अनदर प्लेस टेक्स 2.5 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। जो कहीं और प्लेस पे इन्होंने सेम ऑसिलेशन करवाया मैग्नेट का, तो वहां पे एक्चुअली टाइम पीरियड इनको मिल रहा है 2.5 सेकेंड। ओके, द वैल्यू ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड एट दैट प्लेस इज। तो इसने एक जगह पे तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1 इंटू 10⁻⁵। बोल रखा है कि दूसरे जगह जहां इसका टाइम पीरियड 2.5 सेकेंड है, वहां पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ कि हमें पता है कि डायरेक्ट टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π√I/mb होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने एक मैग्नेट ले रखा है, मान लो कोई भी बार मैग्नेट ले रखा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें वेरी कर रहा है, और कोई भी आपने मैग्नेट लिया, कोई भी मान लो बार मैग्नेट आपने अगर लिया, तो उसका जो बेटा एक्चुअली जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने बोला कि टाइम पीरियड एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल की बात करें, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा किसके, 1/b के आ रहा है, 1/ मैग्नेटिक फील्ड के आ रहा है। दिस विल बी द, ठीक है, ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया। तो आप देखो कि एक जगह टाइम पीरियड कितना दे रखा है, बोल रहा है 40 ऑसिलेशन पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन हो रहा है बेटा। ठीक है, 40 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा, वही अपना टाइम पीरियड है। तो हमने बोला कि 40 ऑसिलेशन होने के लिए 60 सेकेंड लगते हैं, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितने टाइम लग जाएंगे, तो 60/40, मतलब 3/2 सेकेंड। इस जगह पे ये जहां मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ये है, उस पॉइंट पे जो हमें टाइम पीरियड दे रखा है, डेट इज बेटा 3/2 सेकेंड। तो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक बार ध्यान से देखो 0.1 इंटू 10⁻⁵। ठीक है,
तो इसको अपन 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं बेटा, मैंने डायरेक्ट 10 टू द पावर -6 लिख दिया। और जो अपना आया 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा, 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन बोल सकते हैं 1/10 टू द पावर -3। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, इसको ले लेते हैं। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज इसने क्या बोली, इसको अपन हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसने सेकंड में क्या बोला, इसने बोला कि आपका टाइम पीरियड 2.5 सेकंड है और उस प्लेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो हमने बोला कि टाइम पीरियड 2.5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट मैग्नेटिक फील्ड, यही तो अपना था। अब क्या करोगे, ये अपना सेकंड, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन मान लेते, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आपको डिवाइड करते ही बेटा इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनलिटी साइन आप इक्वल कर लोगे और मैग्नेटिक फील्ड लिखी या नॉन है आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3.2 आवर, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 3.2 आवर दे रखा है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द सब्सटेंस बी यूज्ड। इन्होंने बोला कि 75% सब्सटेंस यूज होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया, ठीक है भाई। एक बात बताओ कि जब 75% सब्सटेंस यूज हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना है, 25%, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक बात बताएं कि मान लो कि स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस था बेटा N0 था, एक हाफ लाइफ बाद, मतलब एक हाफ लाइफ इसका कंप्लीट हुआ तो अब सब्सटेंस कितना हो गया, N0/2 हो गया। हमने सोचा कि एक और हाफ लाइफ अगर इसका कंप्लीट कर दें तो सब्सटेंस कितना बचेगा, N0/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज N0/4 बचेगा एक और हाफ लाइफ बाद। मतलब 2 हाफ लाइफ बाद हमारे पास सब्सटेंस कितना है, N0/4। एक बात बताओ कि क्या ये 25% नहीं है क्या? अगर स्टार्टिंग में N0 था तो N0/4 इज द 25%। तो हमारे पास जो रिमेनिंग सब्सटेंस है 2 हाफ लाइफ बाद वो कितना है, 25% रिमेनिंग है। और आपसे यही पूछा गया एक्चुअली, इन्होंने बोला कि 75% कंज्यूम हो गया, मतलब कितना रिमेनिंग है, 25%। तो हमारे पास 25% जो बच रहा है वो 2 हाफ लाइफ के बाद बच रहा है। और एक हाफ लाइफ की वैल्यू इन्होंने कितनी दी, 3.2। तो 2 हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 × 3.2। तो डायरेक्ट वी कैन से दैट आंसर इज आई थिंक 6.4 आवर इज द आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन्होंने बोला कि इफ AB इज एन आइसोथर्मल, BC इज एन आइसोकोरिक, ओके। तो अगर AB इन्होंने आइसोथर्मल बोला तो बेटा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का आइसोथर्मल कर्व में जो अपन रिलेशन निकालते हैं, हमें पता है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब हाइपरबोलिक कर्व आने वाला है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इन्होंने AB बोला आइसोथर्मल, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, सेकंड हो सकता है सर आइसोथर्मल। मतलब इन्होंने एक्चुअली कैसा दे रखा है, हाइपरबोलिक दे रखा है, तो सेकंड हो सकता है। AB हो सकता है, C भी हो सकता है, और लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि बेटा ये कौन सा, ये एक्चुअली हाइपरबोलिक कर्व नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब B या C हो सकता है। अब आगे पढ़ो। इन्होंने बोला कि AC इज एन एडियाबेटिक, सॉरी AC इज एन एडियाबेटिक एंड BC इज आइसोकोरिक, ओके। तो BC आइसोकोरिक मतलब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इस केस में सर BC तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ही नहीं, देखो वॉल्यूम तो डिग्री इंक्रीज हो रहा है इसमें, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमने बोला कि यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप आगे चेक करना चाहो तो आप बोल सकते हो बेटा कि CA देखो एडियाबेटिक है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप हमें पता है कि गामा टाइम्स आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। इस कर्व में इन्होंने ज्यादा दिखाया भी है, तो अपना ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स लोकेशन x इक्वल टू A, B एंड C एट टाइम t0, 2t0 एंड 3t0, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है, किसी t0 टाइम पे उस पार्टिकल का जो लोकेशन है A पे है, 2t0 के बाद B पे है और 3t0 के बाद बेटा C पे है, ठीक है। अब बोला गया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेशन इच, तो ठीक है, हम एक्चुअली जो लिखते हैं इक्वेशन क्या लिखते हैं, x इक्वल टू A साइन ओमेगा t, ये हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। अगर हमने ऐसा एज्यूम किया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है तो हम SHM का इक्वेशन बेटा यही लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखो कि x इक्वल टू A पे क्या बोला गया, कब है पार्टिकल, t0 पे है, तो हमने x के जगह A पुट कर दिया और टाइम के जगह कितना पुट कर दिया बेटा, t0 पुट कर दिया। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। इन्होंने बोला कि B पे कितने पे है, 2t0 पे, तो हमने इसके जगह B पुट कर लिया A साइन ओमेगा और यहाँ पे पुट कर लिया 2t0। दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। थर्ड वाले में देखें 3t0 पे बेटा C पे, तो हमने बोला C इक्वल टू A साइन ओमेगा और यहाँ पे हो गया 3t0, थर्ड इक्वेशन।
अब देखो ये हमने इक्वेशन लिख ली, हम लोग से पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। एक बात बताएं कि हम फ्रीक्वेंसी तब निकाल सकते हैं जब हमें ओमेगा की वैल्यू पता है। अगर ओमेगा पता हो गया बेटा तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपन 2 पाई लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या किया जाए, यहां से अब ये तीनों इक्वेशन है और आपसे बोला गया कि ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें, सिंपल सी मैथमेटिक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो बात कुछ ऐसी है कि एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो, तो जैसे ऐड करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा और हमें अंदर की साइड मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी नॉट, और इनमें आप लगाओ साइन सी प्लस साइन डी। जैसे आप साइन सी प्लस साइन डी यूज करोगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 + 1 4/2 डेट इज 2 ओमेगा टी। तो बेटा कहीं ना कहीं ये हमें मिल रहा है, तो हमने सोचा कि एक बार a प्लस सी को ऐड करके देखते हैं, तो एक बार कर लो। तो हमने सोचा a प्लस सी जैसे हम करेंगे तो a तो आ गया और अंदर की साइड क्या बचेगा साइन ओमेगा टी नॉट प्लस कितना आ जाएगा साइन 3 ओमेगा टी नॉट, ठीक है भाई। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी आप लगा दो तो a प्लस सी हमारा आ जाएगा, पता है साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो एक बार जल्दी से अप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2a साइन सी प्लस डी डेट इज 4 ओमेगा टी नॉट अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी नॉट इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी नॉट माइनस ओमेगा टी नॉट कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी नॉट अपॉन 2, तो ओमेगा टी नॉट आ गया, तो यहां पे लिख लेंगे ओमेगा टी नॉट। अब इसके बाद देखो कि अपने पास साइन 2 ओमेगा टी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट पता है, ये रहा साइन 2 ओमेगा टी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट पता है बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी b अपॉन ए। तो यहां पे अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं b अपॉन ए, जल्दी से पुट कर लो तो हो गया a प्लस सी इक्वल टू 2 इंटू ए, और यहां पे बेटा b अपॉन ए ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी नॉट। a और a तो अपना कैंसिल हो गया, तो यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई एक बार ध्यान से देखो आप, a प्लस सी अपॉन 2b, तो ये हो गया बेटा a प्लस सी अपॉन 2b, ठीक है। और यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, तो अगर ओमेगा टी नॉट बोले तो कॉस इनवर्स दिस, और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन टी नॉट इंटू कॉस इनवर्स a प्लस सी अपॉन 2b। अब अगर आपके पास ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, इसको जस्ट 2 पाई से डिवाइड करो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो कॉस इनवर्स a प्लस सी अपॉन 2b फर्स्ट में है और 1 अपॉन 2 पाई टी नॉट, मतलब आंसर बेटा a है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम एटॉमिक नंबर z इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो, इसने बोला कि कोई एक हाइड्रोजन लाइक एटम है और उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जो उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, ब्रैकेट वाले सीरीज का है, ठीक है। हमें पता है अपन ऐसे बनाते थे ना, ये तो बेटा लाइमन वाला होता था, जो लाइनें यहां पे आती थी, ये बामर वाला होता था, ये ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, मतलब जब अपन ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं, बामर की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो लेमडा की वैल्यू अपन निकाला। अच्छा सुन, इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम क्यों दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि बोर्स थ्योरी जो है वो किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना लिखते हैं आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। लेकिन बेटा ये किसकी बात कर रहा है, देख शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो ये बोलना चाह रहा है कि n2 आपका इन्फिनिटी है, क्योंकि n2 इन्फिनिटी लोगे तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, और एनर्जी मैक्सिमम होगा तो अपना वेवलेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बोल लिया। अब देखिए n2 तो इन्फिनिटी हो गया, तो 1 अपॉन n2 स्क्वायर तो बेटा 0 है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या बोला, ब्रैकेट सीरीज मतलब n इक्वल टू 4, तो ठीक है अपन n इक्वल टू n1 इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा ये किसके लिए है, ब्रैकेट के लिए है, इक्वल टू अगर अपन कैलकुलेट करें तो आर जेड स्क्वायर और 1 अपॉन 4 का स्क्वायर डेट इज 1 अपॉन 16 हो जाएगा, डेट इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में देखें ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के, किसके लिए, जब आप किस में आओ, बामर में आओ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बामर के लिए निकालते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर जेड ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, अपॉन हाइड्रोजन के लिए कितना, जेड की वैल्यू 1 होगी, और n इक्वल टू 2 लेना है बेटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4। अब ये बोला गया कि ये दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है, क्योंकि इन्होंने बोला कि लेमडा इक्वल है, तो भी ऐसी बात है 1 अपॉन लेमडा को भी अपन डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। आप चाहो तो लेमडा को इक्वेट करो, तो हमने लेमडा को अगर इक्वेट कर दिया, देखो बेटा हम लोगों ने अगर लेमडा को इक्वेट कर दिया तो 16 अपॉन
16 अपॉन आर जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4 अपॉन आर के बराबर, आर आर तो कैंसिल हो गया और यहां से जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से देखिए। इन्होंने बोला अ पार्टीशन वॉल हैज 2 लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी। ठीक है, एक पार्टीशन वाल है, एक्चुअली अपन ने किसी ने वाल बनाया, उसमें 2 लेयर रखा, एक तो मटेरियल ए का, दूसरा मटेरियल बी का। ठीक है भाई, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा कि एक वाल है, इसमें 2 लेयर्स हैं बेटा, ये तो मटेरियल ए का है, ये मटेरियल बी का, ये पूरा एक वाल है। ठीक है, आगे देखो, कॉन्टेक्ट में है, दे हैव द सेम थिकनेस बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डेट ऑफ बी। मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपन ने के लिया तो इसका हमें 2k लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोनों का थिकनेस इन्होंने सेम दे रखा है, अगर इसका t है तो इसका भी थिकनेस कितना हो जाएगा बेटा, t दे रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेयर बी इज 50 केल्विन। ओके, तो इसके बीच में बेटा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये वाल बी के, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी टेम्परेचर आप एज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी की वैल्यू 50 है। अच्छा, आगे पढ़िए, देन द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लेयर ए इज, तो हमें इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। देखो बेटा एक बात बताओ कि जब वाल है तो भी ऐसी बात है कि अगर आप एक ही वाल ले रहे हो, इन्होंने एक्चुअली एरिया के बारे में बात नहीं की, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप एक वाल ले रहे हो तो भी ऐसी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो 2 चीजों से बनाओगे उन दोनों का सेम लोगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इन्होंने टी तो सेम दिया ही था, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ए भी क्या है, कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक बात बताओ कि इन्होंने स्टेडी स्टेट की क्वेश्चन में बात की, तो एट स्टेडी स्टेट हम ये बोलते हैं कि बेटा जितना हीट यहां से इंटर करता है सेम टू सेम हीट यहां से निकलता है ना। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, सेम होता है, मतलब H की वैल्यू अपनी क्या होती है, सेम, डेट इज dQ अपॉन dt। और हमें पता है कि कंडक्शन में dQ अपॉन dt या फिर H की वैल्यू अपन कितनी लिखते हैं बेटा, KA अपॉन L इंटू डेल्टा टी के बराबर लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि KA अपॉन L डेल्टा टी इसके बार इसका और KA अपॉन L डेल्टा टी इसका, ये दोनों को आप इक्वल कर सकते हो, तो कर लो जल्दी से। तो हमने इसके लिए KA अपॉन L डेल्टा टी की वैल्यू लिखना स्टार्ट किया, तो लिख दिया 2K। अब मैं A अपॉन L नहीं लिख रहा बेटा, क्योंकि कैंसिल होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस तो दोनों का बराबर ही है, तो कैंसिल होने वाला है, इसलिए अपन नहीं लिख रहे हैं, इनटू डेल्टा टी इक्वल टू, इसके लिए लिखो KA अपॉन L, तो KA अपॉन L तो अपन लिखेंगे नहीं, और यहां पे लिख लेंगे कितना, डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, 50, तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं ना, डेल्टा टी बी को 50 पुट कर देते हैं, इसको बेटा अपन डायरेक्ट ही 50 पुट कर देते हैं। ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया 50, तो ये जो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, जो ए के क्रॉस है वो कितना हो गया, के तो कैंसिल हो गया, 25 डिग्री केल्विन, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 25 के। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट s, ओके, एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपने किसी पार्टिकल को किसी हाइट से क्या किया बेटा, ड्रॉप किया। ओके, हमने एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दिया, बोल रहा है कि कुछ हाइट पे अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट s, ओके, इन्होंने s दे दिया, एक्चुअली ये हाइट टोटल कितनी बेटा, s है। ओके, आगे क्या बोला गया, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमने बोला कि एट सर्टेन हाइट, इन्होंने बोला तो हमने बोला किसी इस पॉइंट की बात हो रही होगी, कुछ x डिस्टेंस पे अपन जूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इन्होंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है क्या, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। ओके, द हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इन्होंने बोला कि हाइट ऑफ द पार्टिकल क्या है, और क्या पूछा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने हाइट ऑफ द पार्टिकल पूछ लिया, ये वाली चीज। मतलब हम लोग से किसकी वैल्यू पूछी जा रही बेटा, ये टोटल s है, ये हमने x से जूम किया तो s माइनस x पूछा गया कितना है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा गया कितना है। ठीक है, अब जल्दी से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं अपन जूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv², और ये काइनेटिक एनर्जी क्या बोला गया, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh हो जाएगा, तो हमने लिखा mg इंटू h कितना बेटा, यहां से h कितना, s माइनस x के बराबर, तो ये हो गया बेटा s माइनस x। ओके, m तो अपना कैंसिल हो गया, और यहां से अगर आप va² की बात करो तो कितनी आ गई बेटा, 6 टाइम्स ऑफ s माइनस x। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया एक अपना फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ये s माइनस x है, नॉट 2। ठीक है, s माइनस x।
दूसरी बात देखो कि यहां पे वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh भी अपन लगा सकते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एक्स डिस्टेंस पे, ये हो गया वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx को अपन यहां पे एक बार पुट कर देते हैं। तो हमने जैसे यहां पे पुट किया 2gx, यहां पे पुट कर दो 2 इंटू जी इंटू एक्स, तो कितने आ गया बेटा 6g इंटू एस माइनस एक्स, और यहां से हमारा जी कैंसिल आप करोगे तो देखो अपनी एस माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहां से आ जाएगी बेटा। एस माइनस एक्स कितना आ गया, तो एस माइनस एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 2x अपॉन 6, 2x, एस माइनस एक्स ही तो हमारा कैलकुलेट करना था ना, तो एस माइनस एक्स आ गया बेटा। या फिर अपन डायरेक्ट इनमें रिलेशन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार डायरेक्ट रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6s माइनस 6x, और यहां से अगर अपन x कैलकुलेट करें तो कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया बेटा 6s अपॉन 8, मतलब 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ s, ये आ गया x। अब देखो x हमें पता है, हम लोग से पूछा गया s माइनस एक्स, तो s माइनस एक्स कितना हो जाएगा, s अपॉन 4 हो जाएगा। तो s अपॉन 4 या तो ओबियस ही बात है, हमें 3 ऑप्शन में देख रहा है, s अपॉन 4 हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किसके बराबर है, तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर 2gx है, 2 इंटू जी इंटू एक्स, और हमारा x कितना आया बेटा 2 इंटू जी इंटू एक्स, हमने कितना निकाला था 3s/4, यहाँ पे पुट कर दो 3s अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, 3gs अपॉन 2 का रूट ओवर इज द वेलोसिटी, तो रूट ओवर 3gs अपॉन 2, रूट ओवर 3gs अपॉन 2 इज द वेलोसिटी, एंड s/4, तो रूट ओवर 3gs अपॉन 2 और s/4, ये वाला ऑप्शन अपना डी हो गया, ठीक है बेटा। आसान सा क्वेश्चन था, 9th क्लास के लेवल का तो नहीं बोल सकते क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन था, लेकिन अपने हिसाब से ये क्वेश्चन आसान था जेईई मेंस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन्होंने क्या बोला 31 ओम है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक है भाई। इन्होंने बोला इट इज प्लेस्ड इन अ सीरीज विथ अ कंडेंसर और कैपेसिटर, आप बोल सकते हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है बेटा 25 ओम, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज ओके। हम लोगों ने एक बार फेजर बना लिया जल्दी से। हमें पता है बेटा जब फेजर बनाते हैं तो ये XL माइनस XC के बराबर होता है और ये रेजिस्टेंस R के बराबर होता है ना, और ये रिजल्टेंट आ जाता है, और रिजल्टेंट से जो ये एंगल आता है इसको अपन बोल देते हैं फाई, और कॉस फाई हमारा होता है बेटा पावर फैक्टर, ये हमें पता है, हमें कॉस फाई एक्चुअली फाइंड करना है। तो XL माइनस XC क्या होता है, ये तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और बेटा ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो इसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दे रखा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन्होंने 31 ओम दे रखा है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दे रखा है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25, तो XL माइनस XC कितना हो गया 6 ओम, तो हमने बोला ये तो हो गया 6, ठीक है, ये हो गया अपना 6 ओम। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर्किट में, देखो एक बार रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 8 ओम, तो रेजिस्टेंस हो गया अपना 8 ओम। तो अगर ये 6 है बेटा ये वाली चीज, तो ये भी हमारी 6 होगी, और आपको पता है कि cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आ गया, बेस ये रहा 8, और हाइपोटेनस कितना हो गया, इसको निकाल लो, रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है 64 प्लस 36 करोगे 100, तो ये आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो ये हो गया 8 अपॉन 10, डेट इज आंसर आ गया। cos फाई की जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई 0.8, ये आ जाएगा है ना, cos फाई डेट इज पावर फैक्टर बेटा अपना 0.8 आ गया, ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला गया है कि अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट a इनसाइड ए स्मूथ हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r। एक बॉल को यहां से इन्होंने रिलीज किया, उसके बाद देखिए क्या क्या दे रखा है, विच इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड सच एज OA इज ओरिजेंटल, इसको फिक्स कर रखा है ग्राउंड पे इस बॉल को, सच डेट की OA क्या है बेटा ओरिजेंटल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा इन्होंने बोला। द रेशियो x ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक एट एनी पॉइंट b वेरीज विद थीटा h। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, रेशियो अपने को बताना है x रेशियो किसका एक्चुअली रेशियो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² अपॉन r, यही तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, अपॉन किसका रेशियो है, नॉर्मल रिएक्शन, तो n, मतलब हमें जो निकालना है इसकी वैल्यू को निकालना है, और इसका ग्राफ हमें थीटा के टर्म में बनाना है, ठीक है भाई। मतलब थीटा जब वेरी करता है तो उसके हिसाब से ये कैसे वेरी करता है हमें ये पता होना चाहिए। चलो जल्दी से देखते हैं, इन्होंने कंपोनेंट पहले से करके दे रखा है, ओके। इसमें एक चीज और हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर मान लो इस पॉइंट पे इन्होंने वेलोसिटी भी दे रखा है बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv²/r होगा, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना लिया mv²/r, ठीक है। अब एक बार फोर्स बैलेंस कर दो तो हमें पता है कि नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस
एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए एक बार, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो यहां से इसको रिलीज किया गया, मतलब यहां पे इसका काइनेटिक यही करते हैं ना बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन के ए प्लस पी ए इक्वल टू के बी प्लस पी बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल। एक्चुअली वो भी ऐसी बात है, मैकेनिकल एनर्जी के सम को अपन इक्वल कर देते हैं 2 पॉइंट के इसमें। ठीक है भाई, हमने कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इस ये अगर अपना रेफरेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा, ये आर डिस्टेंस ऊपर है, तो एम इंटू जी इंटू आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी देख लो जल्दी से, तो बी पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी वी है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो हमने बोला बेटा कि ये अगर कितना आर है तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, एक मिनट, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख रहे हैं ना, तो अगर अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अपन इसका हाइट लिखेंगे ना बेटा ग्राउंड से, कोई बात नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो ये अगर अपने को ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है ना, तो ये हाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये आर है, तो ये आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये हो गया आर साइन थीटा, और ये हाइट हमें निकालना है तो अपन बोल सकते हैं आर माइनस आर साइन थीटा। ओके, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो एम जी इंटू आर माइनस आर साइन थीटा। एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर, देखो एम जी आर दोनों साइड से कट गया, और जो अपना हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, ये किसके बराबर आ गया, एम जी आर साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब सोचो आप लोग कि एम बी हाफ एम बी ए स्क्वायर एम जी आर, ये एम एम तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, वो बात की बात है। हमें चाहिए क्या, एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर अपॉन नॉर्मल की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, हमें ये चाहिए। नॉर्मल अपना कितना है, एम जी साइन थीटा प्लस एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर। अब एक बात बताओ कि यहां पे अगर मैं एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर पुट कर दूं तो हमें एम जी साइन थीटा के टर्म में नॉर्मल भी मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल अगर एम जी साइन थीटा के टर्म में मिल गया और अपना एम बी ए स्क्वायर बाई आर भी अगर एम जी साइन थीटा के टर्म में मिल गया तो अपना काम हो गया। तो एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर यहां से आप पुट कर दो, कितना हो जाएगा, एम बी ए स्क्वायर और अपॉन आर करोगे तो 2 एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू होगी बेटा 2 एम जी साइन थीटा अपॉन, नीचे देखिए नॉर्मल की वैल्यू निकालते हैं, नॉर्मल इक्वल टू दिस प्लस दिस है, एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर आपको पता है कि 2 एम जी साइन थीटा आने वाला है, प्लस एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3 एम जी साइन थीटा। तो यहां पे पुट कर दो 3 एम जी साइन थीटा। एक बात देखो कि ये एम जी साइन थीटा कट गया बेटा, जो एक्चुअली एक्स जो अपना रेशियो था वो किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर आ गया। मतलब एक्स कांस्टेंट है, टाइम के साथ एक्स थीटा के साथ सॉरी चेंज नहीं हो रहा बेटा, ये कांस्टेंट है, मतलब एक्स वर्सेस थीटा कांस्टेंट ग्राफ आएगी, एंड द ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्चुअली इन्होंने बोला कंसीडर द सिस्टम शोन इन द फिगर। ओके, एक सिस्टम दे रखा है जिसमें फोर्स एफ लग रहा है। ओके, द वॉल इज ए स्मूथ, वॉल स्मूथ मतलब बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0 है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। आगे देखें, बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट आर रफ, मतलब ये सरफेस अपना रफ है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने दे रखा है म्यू। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इज, बोला गया कि जो बी पे फ्रिक्शन लगेगा ड्यू टू ए, वो किधर लगेगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगर मैं बेटा बी की ए की एक बार बात करूं, तो अगर आप ए की बात करोगे तो ए पे सोचो, इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू इक्वल टू 0 है, तो इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्चुअली ए पे अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ बेटा एम जी लगेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये सरफेस कैसे कॉन्टेक्ट में। तो अगर बी ए पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि mg को बैलेंस करने वाला एक ही फोर्स है, डेट इज फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो mg इसको लेके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये बैलेंस कंडीशन में है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर की साइड क्या लगना पड़ेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लगना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अगर बी ने ए पे ऊपर की साइड फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि बी पे जो ए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा। अगर दो सरफेसेस हैं और ये आपस में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश कर रही है, तो अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो गया बेटा अपना आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा ए पे तो ऊपर की तरफ लगा और बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑप्शन विल बी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ लार्जेस्ट टेम्पल हैज डिप्रेशन इन वन वॉल, ओके, ऑन द फ्लोर प्लेन इट्स अपीयर्स एज इंडिसेंट एंड हैविंग ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 2.50 मीटर। ठीक है,
बेटा देखो इन्होंने क्या बोला कि एक लार्जेस्ट टेम्पल है, टेम्पल के बहुत सारे वाल से, उनमें एक वाल में क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन है, मतलब जो वाल आप बना रहे हो ना उसमें कुछ इस तरह का शेप ऐसे बना हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो। और बोला गया कि जो वो स्फेरिकल शेप बना ना उसका रेडियस कितना है, 2.5 मीटर। ओके भाई, तो इस स्फेरिकल शेप का जो हमारा रेडियस है वो है बेटा 2.5 मीटर। ओके, आगे बढ़े। अ वर्शिपर, जो पूजा करने वाला आदमी है, स्टैंड ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ द डिप्रेशन, इस डिप्रेशन के सेंट्रल लाइन पे वो कहीं खड़ा है इधर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे बोला गया कि ये 2 मीटर पे यहां पे खड़ा है। आगे देखें, आगे क्या है, एंड वर्शिप ऑफ प्रेयर। ठीक है, वेयर इज द साउंड कंसंट्रेटेड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। देखो नॉर्मल सी बात है, ये एक टेम्पल है जिसमें एक वाल में ऐसे डिप्रेशन है, इसका रेडियस कितना है, 2.5 मीटर। एक कोई पुजारी है जो यहां पे खड़ा है बेटा 2 मीटर पे। ठीक है, अब बोला गया कि जब ये पूजा कर रहा है, कुछ भी ये बोल रहा है, भगवान से कुछ भी दुआ कर रहा है, तो ये बोला कि जब यहां से आवाज जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी, ये हम लोग से पूछा गया। ठीक है, तो सोचो कि बेटा एक्चुअली क्या है कि इसको बोला गया सेंट्रल लाइन पे खड़ा है, अपन इससे जो निकलेंगे ना साउंड वेव्स उनको अपन पैराएक्सियल रेज मान लेंगे। ठीक है, और पैराएक्सियल रेज मान के आपको बस बेसिक फार्मूला लगाना है जो कनकेव मिरर के लिए आप यूज करते हो, 1/v + 1/u = 1/f, और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v हमें v तो पता करना बेटा, 1/u कितना होगा, u क्या है, सामने की तरफ है। एक्चुअली ये जो बोलेगा उसकी जो साउंड वेव्स आएगी इधर की तरफ, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो अपन साइन को पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे अपन साइन को नेगेटिव ले लेते हैं बेटा। तो इसमें अपन ले लेंगे नेगेटिव, डेट इज -1 क्या लिखेंगे, 2 = 1/f। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा, 2.5, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2.5/2। ठीक है, तो अपन फोकल लेंथ ले लेंगे बेटा, यहां पे आ जाएगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि अ लार्ज टेम्पल इज डिप्रेशन इन वन वॉल and on the floor of the plane it appears as क्या लिख रखा है, इंडेसेशन हैविंग अ स्फेरिकल शेप। देखो जो भी है, हम लोग को क्या बोला गया कि एक्चुअली एक टेम्पल है बेटा, और इसमें यहाँ पे एक हमें कुछ ऐसा डिप्रेशन दिख रहा है, और इस डिप्रेशन का रेडियस इन्होंने दे रखा है बेटा 2 मीटर। ठीक है, अब देखो अ वर्शिपर स्टैंड्स ऑन द सेंटर ऑफ द डिप्रेशन लाइन 2 मीटर, मतलब बोला गया कि जो एक बंदा कोई पूजा करने वाला है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 2 मीटर पे, यहां से कहीं यहां पे ये स्टैंड कर रहा है ना, यहां पे खड़ा है। अभी इसने ये पूछा गया कि वेयर इज द साउंड कंसंट्रेटेड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, बोला गया कि अगर ये यहां से क्या कर रहा है कि अगर ये पूजा कर रहा है तो यहां से जो ये साउंड दे रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ये हम लोग से पूछा गया। तो जल्दी से एक बार इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखो जो इसका साउंड है उसको अपन पैराएक्सियल रेज मान लेते हैं, और पैराएक्सियल रेज जैसे आप एज्यूम करोगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 1/v + 1/u = 1/f। जल्दी से कर लें तो बेटा 1/v कितना हो जाएगा, ये तो हमें फाइंड करना है। 1/u की वैल्यू कितनी, अब देखो ये सामने की तरफ है, जो इंसिडेंट रे इधर है, और अपन एक्चुअली लेंथ नाप रहे हैं 2 मीटर को इधर की साइड विथ रिस्पेक्ट टू पोल, तो यहाँ पे -1/2 लिख लेंगे = 1/f। तो 1/f एक्चुअली r अपना कितना दे रखा है बेटा, r एक बार देखो 2.5 दे रखा है, सॉरी, तो r = अपना है बेटा 2.5, तो r = 2.5 है, तो f = कितना हो जाएगा, 2.5/2 हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो -2.5/2, एक बार सॉल्व करो इसको, तो 1/v = कितना हो गया बेटा, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 2/2.5। जल्दी से एक बार सॉल्व कर लें, तो ये जो आ गया बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली 1/2 माइनस 4/5, तो 10 इज द एलसीएम, 5 - 8 मतलब -3/10 आ रहा है बेटा, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, -10/3। दिस विल बी द आंसर, तो -10/3 मींस आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। ओके, तो इन्होंने बोला कि एक वेक्टर है हमारे पास 6 न्यूटन, और बोला गया कि जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये कोई अपना वेक्टर है जो एक और वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बोला गया कि फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको कोई वेक्टर मैं एफ बी बोल दे रहा हूं, और ये जो रिजल्टेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड दी गई, कितनी दी गई बेटा, 6 न्यूटन। सॉरी, इफ द रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड 6√3, सॉरी, तो जो रिजल्टेंट था बेटा उसका मैग्नीट्यूड हमें 6√3 दिया गया, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है डेट विल बी 6√3, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर विल बी। ओके, तो सोचो कि ये कोई एफ वेक्टर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल कुछ थीटा बोल लेते हैं, तो अगर इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा। ओके,
अब हमें पता है कि ये एफ बी कॉस थीटा किसके बराबर है 6√3, क्योंकि इसका तो कोई कंपोनेंट ऊपर की तरफ आने वाला है नहीं, तो जो भी ऊपर की तरफ एक्चुअली एफ बी का कंपोनेंट होगा वही किसके बराबर होगा 6√3 के बराबर। तो हमें पता है कि एफ बी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है बेटा 6√3 के बराबर है। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब एफ बी साइन थीटा को देखो, तो हम लोगों ने बोला कि एफ बी साइन थीटा किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा 6 न्यूटन के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये अगर इसके बराबर नहीं होगा तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्चुअली आएगा ही नहीं, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो एफ बी साइन थीटा अपन बोल सकते हैं किसके बराबर है बेटा 6। दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे तो अपना टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√3, और टेन थीटा 1/√3 मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री किसी में भी पुट कर दे, जैसे मैंने इसमें पुट किया, तो कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, साइन 30 कितना बेटा 1/2 इक्वल टू कितना है 6, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, ओके, देन यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी। अब आपको पता है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर होता है। अब सोचो कि इन्होंने क्या बोला कि द यूनिट ऑफ मास को भी डबल कर दिया, इन्होंने यूनिट ऑफ मास को डबल कर दिया मतलब 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो लेंथ को डबल कर दिया। अब बताओ कि वेलोसिटी क्या होता है, एक बार इसका डायमेंशन लिख लेते हैं बेटा सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो डायमेंशन लिखो, डायमेंशन क्या लिखेंगे m इंटू वेलोसिटी क्या होता है l(t⁻⁻1) और इंटू r है, r का लेंथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा l²। ठीक है भाई, अब देखिए मास लेंथ एंड टाइम डबल किया गया है, मास को डबल कर दो 2m, लेंथ को डबल करके स्क्वायर कर दो 4l², और टाइम को डबल करो अपॉन में t है और इसको डबल कर दो 2t, ये 2 कट गया और जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ ml²t⁻⁻1, मतलब 4 टाइम्स हो गया बेटा एक्चुअली। तो हमारा जो आंसर होगा 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रिपल। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h इन अ बीकर ऑफ रेडियस r। ओके, ये r रेडियस का एक बीकर है बेटा, इसमें h हाइट तक वाटर इन्होंने फिल कर रखा है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज t। एक्चुअली सरफेस टेंशन अपन को कितना दे रखा है t दे रखा है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0। कंसीडर अ वर्टिकल सेक्शन ABCD, ये एक्चुअली इन्होंने वर्टिकल सेक्शन बना के हमें दिया है ABCD ऑफ वाटर कलम थ्रू अ डायमीटर ऑफ बीकर। ठीक है, द फोर्स ऑन वाटर ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन बाई वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस सेक्शन विल बी। मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है ना बेटा, इस पे बोल रहे हैं कि एक साइड वाले वाटर दूसरे साइड वाले पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से ऐसा करते हैं कि एक्चुअली हमें फोर्स निकालना है इस क्रॉस सेक्शन पे। थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, तो अगर बेटा हमें फोर्स निकालना है तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो मैंने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस नीचे आके एक पतली सी dx थिकनेस ले ली। अब सोचो कि इस dx थिकनेस का जो एरिया है इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये मैं निकालूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से h तक, बात खत्म हो जाएगी। तो सोचो कि इस पे सबसे पहले एक बात बताओ कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू अभी मैं वाटर प्रेशर की वजह से निकाल रहा हूं, जो वाटर की वजह से प्रेशर है। तो h एक हाइट नीचे आओगे तो यहां पे प्रेशर सबसे पहले कितना होगा, तो P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी इंटू एक्स हाइट नीचे है तो P0 प्लस रो जी एक्स। अगर देखो अब ये हो गया बेटा प्रेशर इस पॉइंट पे, और एरिया कितना, तो ये तो हो गया dx, ये लेंथ, और ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये है बेटा 2r के बराबर, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 2r इंटू dx इज द एरिया। तो सोचो कि हम लोग जो फोर्स लिखेंगे इस पे वो क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करने वाले हैं बेटा 0 से h तक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रेशर कितना है P0 प्लस रो जी एक्स। ठीक है बेटा, एरिया कितना है, तो एरिया अपना 2r इंटू dx है, यहां पे लिख दिया 2r इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से h हाइट में, इंटीग्रेट करें जल्दी से, कितना आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा P0 प्लस 2r, कितना हो जाएगा P0 इंटू 2rx। एक मिनट, ठीक है बेटा जल्दी से नोट करो, तो P0 इंटू 2rx प्लस यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा रो जी इंटू 2r, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो यहां पे हो जाएगा 2r रो जी इंटू x² अपॉन 2। लिमिट पुट कर दीजिए, जैसे आप लिमिट पुट करोगे 0 से h में आपका आंसर कितना आ जाएगा P0 2rh प्लस यहां पे बोलिए कितना आ जाएगा 2r रो जी
एच स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देते बेटा, तो यहाँ पे कोई 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया इस पॉइंट पे जो अपन बोल रहे हैं फोर्स का। लेकिन एक बात सोचो कि इन्होंने सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स कंसीडर कर रखा है, तो बेटा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लगेगा? हम लोग को पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लगता है, तो सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एक तो इस एंड पे लगेगा और एक नीचे वाले पे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी इनटू, और एल किसके बराबर है? 2r। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना लग जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स बेटा इस एंड पे, क्योंकि ये तो पानी के अंदर है, सॉरी यहां पे नहीं लगेगा, हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स बेटा सरफेस पे ही लगता है ना। तो ये जो वाटर सरफेस के अंदर है यहां पे तो लगेगा नहीं, सिर्फ यहां पे लगेगा। और यहां पे कितना लगेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कितना है? 2r के बराबर। और ये अपने तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा सरफेस टेंशन वाला फोर्स, तो हमें जो भी ये फोर्स है इसमें से किसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2t इंटू आर को। तो इसको सबट्रैक्ट कर दो, माइनस ऑफ 2 इंटू टी इंटू आर, जो भी आंसर आया वो बेटा अपना आंसर है। तो रो नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो नॉट आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू सॉरी आर रो जी एच स्क्वायर माइनस 2RT, दिस विल बी द आंसर बेटा। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ मास इज रोटेटेड इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है बेटा। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर, ये सारे जो भी मैंने नाम लिए इन सबका जो डायरेक्शन होता है बेटा अलोंग एक्सिस ही होता है ना। तो डायरेक्ट ही इसका आंसर हो जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज ऑफ क्लाउड इज इतना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इन अ लाइटनिंग स्ट्राइक इतना मिली सेकेंड। ओके, इतना मिली सेकेंड में लाइटनिंग आ जाता है। अ चार्ज ऑफ 4 कूलम इज डिलीवर्ड टू द ग्राउंड, द एवरेज पावर ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक इज। देखो एक बात बताता हूं, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। एक्चुअली हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये क्लाउड है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ देते हैं, अपन कैलकुलेट करवाते थे कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाता था ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करवाते थे। तो सोचो कि ये क्लाउड है और ये अर्थ सरफेस है, दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया बेटा। कितना दिया गया? 4 × 10⁶। ठीक है, ये दिया गया। और इस पर से चार्ज अगर इस पे ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। सॉरी, इसके इनर सरफेस पे हमेशा कैपेसिटर का चार्ज होता है, ध्यान रखें। और इस पे माइनस सॉरी इस पर से हम बिल्कुल इस पे प्लस चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो बेटा ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और इसमें बोला गया, क्या बोला गया? द एवरेज पावर ऑफ द लाइटनिंग। तो एवरेज पावर लाइटनिंग के कितना होगा? इस कैपेसिटर का एनर्जी निकाल के अपन टाइम कर दो, और हमें पता है कि कैपेसिटर का एनर्जी ½ भी अपन लिख सकते हैं, Q²/2C लिख सकते हैं, और 1/2Q भी लिख सकते हैं। और 1/2Q भी लिख के और आप टाइम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1/2 इंटू चार्ज कितना है, जल्दी से बता दो। चार्ज हो गया बेटा 4 कूलम। Q इंटू भी बता दो कितना? 4 × 10⁶। तो 1/2Q भी अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 100 मिलीसेकेंड। तो 100 × 10⁻³ तो आंसर मेरे को लगता है कि कितना हो जाएगा बेटा? 8 × 10⁻7। दिस विल बी द आंसर। तो 8 × 10⁻7 मतलब 80 मेगावाट विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जल्दी से। चलिए, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर टाइड फ्रॉम द, ठीक है, और क्या बोला गया? ऑफ लेंथ l, दे मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, दोनों बॉल को ऐसे टांग दिया और ये थीटा एंगल वर्टिकल से एक्चुअली अपना बना रहा है। इन्होंने क्या बोला? इफ लेंथ l इज डिक्रीज। आप देखो लेंथ l को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब चार्ज को एक को यहां पे आपने ला दिया, दूसरे चार्ज को यहां पे ला दिया। तो बेटा ये चार्ज के बीच में आप क्या करने की कोशिश करो? सेपरेशन एक्चुअली आप कम कर रहे हो। तो जैसे आप इनके बीच में सेपरेशन को कम करोगे तो ये फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स लगाएंगे तो और दूर जाएंगे। तो मतलब ये वाला कहीं यहां पे आ गया और ये वाला कहीं यहां पे चला गया। तो अब जो एक्चुअली आपका रोप है उसका सिचुएशन कुछ ऐसा है। अगर ये सिचुएशन है तो बेटा देखो थीटा एक्चुअली अपना इंक्रीज हो गया है ना। तो यही इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे थीटा एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है 1 लीटर ग्लास फ्लेक्स, a 1 liter glass flask containing some mercury. It is found that at different temperature the volume of air inside the flask remains same. Okay, what is the voltage of mercury in the flask if coefficient of linear expansion of glass is this, will volume expansion of mercury is this.
ओके चलो एक बार थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इन्होंने बोला कि आपने एक आपके पास कोई भी फ्लास्क है, इसमें आपने मरकरी को क्या कर रखा है, Hg फिल कर रखा है, मरकरी आपने फिल कर रखा है। अब आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे आपने हीट किया तो क्या हो रहा है बेटा कि एक्चुअली ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना इस पोर्शन में, एक्चुअली बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंड तो दोनों ही करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप ये मरकरी भी एक्सपेंड करेगा और ये जो ग्लास का फ्लास्क है ये भी एक्सपेंड करेगा। लेकिन अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मरकरी एक्सपेंड किया उतना ही ये ग्लास एक्सपेंड किया। मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, अपन ये बोल सकते हैं। तो यहां पे आप जल्दी से नोट कर लो बेटा कि डेल्टा वी ऑफ ग्लास इक्वल टू डेल्टा वी किसका, मरकरी का, एम लिख लो। अब डेल्टा वी ग्लास कितना होगा, तो हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, वी गामा डेल्टा टी होगा। और देखो वी गामा डेल्टा टी, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, 1 लीटर ग्लास, ठीक है। तो 1 लीटर ग्लास है बेटा और हमें आंसर दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले 1 लीटर को किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो गया बेटा 1000, ठीक है। वी गामा ऑफ ग्लास कितना, तो बेटा इसने एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है ग्लास का। तो हमें पता है कि गामा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कर लो, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 × 10⁻⁻⁶। तो भी गामा डेल्टा टी ये किसके लिए हो गया, ग्लास के लिए, इक्वल टू किसके लिए कर देंगे, मरकरी के लिए। तो मरकरी के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगा, मान लेते हैं वी गामा ऑफ मरकरी, इन्होंने देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन मरकरी का दे रखा है बेटा 1.8 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.8 × 10⁻⁴। तो भी गामा डेल्टा टी, बस। तो आप डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल कर लो और जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपका आंसर है। आई थिंक आंसर विल बी 150, ठीक है। तो यही आंसर है, बस एक ही चीज, डेल्टा टी आपने कैंसिल कर लिया। तो यहां से जो आपका वॉल्यूम आया दैट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रखा है कि सेल इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ओके। ए और सी के बीच में आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब सर्कुलर कंडक्टर ABCD विथ OA इज द सेंटर एंड एंगल OAC इक्वल टू 60 डिग्री, बेटा ये दे रखा है 60 डिग्री। ए B1 एंड B2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एट O ड्यू टू करेंट इन ABC एंड ADC। मतलब इसके वजह से एक्चुअली ABC के वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने बोला कि सेंटर पे B1 है, और ADC के वजह से ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने सेल लगाया तो कुछ करंट इधर से जाएगा और कुछ करंट इधर से जाएगा बेटा। इसके वजह से B2 है। तो इन्होंने क्या पूछा, द रेशियो B1/B2। देखो सबसे पहली बात कि एक्चुअली आप कैलकुलेट करोगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बेटा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड, चाहे आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसे ले लो आप, अगर मैं 60 की जगह कुछ भी कर दूं ना, यहाँ पे 80 डिग्री कर दूं, कितना भी डिग्री कर दूं, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन के वजह से इस सेंटर पे आता है ना, सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस पोर्शन की वजह से भी आता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले की वजह से बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट बेटा एक्चुअली ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप करंट इधर एक्चुअली इधर कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इधर रेजिस्टेंस होगा, तो आप पैरेलल में करंट को डिवाइड कर लो, और करंट डिवाइड करने के बाद आप थीटा एंगल के लिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे भी पूछा जाता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताओ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नीट्यूड है ना B1 इक्वल टू B2 होता है, ठीक है। और ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर वाले की वजह से बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रेशियो पूछ लिया। तो रेशियो पूछेंगे और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अपन बोल सकते हैं आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, ये सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, एक्चुअली 5 न्यूमेरिकल हमारे जेईई मेंस में आने लग गए, तो उसमें से ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या है। बोला गया कि अ बॉल ऑफ मास ए मूविंग विथ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स द बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट रेस्ट। ओके बेटा, हमने बोला कि मान लेते हैं कि ये पेंडुलम है और इसका ये बॉब है, ये रेस्ट पे है। एक बॉल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसको स्ट्राइक करता है। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द मास ऑफ द बॉब इज m, मतलब ये दोनों का एक्चुअली द बॉल का भी मास m दे रखा है और इस बॉब का भी मास m दे रखा है, दोनों का मास m है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 0, ठीक है। आगे देखिए, द हाइट टू विच द बॉब विल राइज इज, ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको हीट करेगा तो ये बॉल थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस केस में क्या बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है बेटा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है तो ये दोनों एक साथ होके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है अप्रोच के बराबर होता है, ठीक है, ये हमें पता है।
तो हमने बोला कि सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो मोमेंटम जब हमने कंजर्व किया तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिखने की कोशिश की। इनिशियल मोमेंटम कितना लिख लेंगे, m इंटू वी, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0 है बेटा, ये एक साथ हो लेंगे तो एक साथ हो लेंगे तो m प्लस m एक साथ हो लिया और इनके पास कुछ वेलोसिटी हमने माना v डैश आ गई। तो v डैश की वैल्यू जब हमने निकाला बेटा तो v/2 आ गया। अब ये हुआ क्या, फाइनल सिचुएशन क्या है कि ये दोनों बॉल एक साथ हो गए, मतलब यहाँ पे 2m मास हो गया, इसके पास वेलोसिटी v/2 हो गई और ये कुछ ऊपर तक जा रहा है। अब कितना ऊपर तक जाएंगे ये हमें पता करना है, ये हाइट h। चलिए देखिए अब क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ना यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, K1 प्लस P1 इक्वल टू K2 प्लस P2। तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखिए इस पॉइंट पे। और बेटा एक और बात बता दूं कि ये मैंने रेफरेंस ले रखा है, इसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। तो इस पॉइंट पे K1 प्लस P1 लिखूंगा तो K1 कितना लिखूंगा, हाफ इंटू 2m डेट इज मास, वेलोसिटी कितना है v/2, तो इसको मैं कर दूंगा बेटा v/2 का स्क्वायर, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे लिखूंगा तो 0 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमारा रेफरेंस यही है तो पोटेंशियल हमारा 0 हो गया, इक्वल टू इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब रीच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गया 0 और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा 2m मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर है। जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते बेटा, ये 2 कैंसिल हो गया तो mv²/4 आ रहा है, इक्वल टू किसके बराबर, 2mgh के बराबर। m और m को कैंसिल कर दो, हाइट की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा, v²/8 इंटू जी, v²/8 इंटू जी। अब बोल रखा है कि v²/x इंटू जी आंसर है, तो x बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना 8 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A stationary source is emitting sound at a fixed frequency। ओके, एक स्टेशनरी सोर्स दिया, कोई भी एक सोर्स है यहाँ पे, और ये कुछ फ्रीक्वेंसी f0 मान लेते हैं, f0 फ्रीक्वेंसी से कोई साउंड इमिट कर रहा है, विच इज रिफ्लेक्टेड बाई 2 कार्स अप्रोचिंग द सोर्स। ओके, इस सोर्स को 2 कार अप्रोच कर रही है बेटा, एक कार A मान लेते हैं जो इसको अप्रोच कर रही है, दूसरी कार ये है कोई B जो इसको मान लेते हैं v वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, ये किसी v वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, ठीक है। ये 2 कार्स इसको अप्रोच कर रही है। आगे पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार इज 1.2% ऑफ f0। मतलब इसने आपको क्या दे दिया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस बेटा अगर आप f1 माइनस f2, मतलब इससे जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही इससे और इससे, तो उनका अगर फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 है तो f1 माइनस f2 अपॉन f0 इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई, 1.2। यही तो दे रखा है, देखो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज कितना दे रखा है, 1.2%, ठीक है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द कार, हमें बताना है कि ये दोनों के स्पीड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। द कार्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जो भी दे रखा है, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है बेटा 330 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी f डैश होगा, ठीक है, जो यहां से रिफ्लेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs, यही हमारा फॉर्मूला था क्या, और इसमें अपन कर देते हैं f। तो जल्दी से बताओ f डैश कितना, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, मतलब vo तो 0 होने वाला है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा v प्लस माइनस 0 अपॉन, नीचे प्लस लिखे माइनस, तो अप्रोच कर रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर मिलेगा, तो बेटा वो भी ऐसी बात है, नीचे नेगेटिव लिखेंगे तो हमने लिख दिया v माइनस va इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है f0, तो यहां पे लिख देंगे f0 v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। ओके ओके बेटा, थोड़ा सा उल्टा हो गया एक्चुअली, इसमें वेलोसिटी किसका 0 है वो हमने थोड़ा गलत पुट कर दिया। एक्चुअली बेटा सोर्स की वेलोसिटी 0 है ना, सोर्स ये है ना, इसको वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एक्चुअली सोर्स की वेलोसिटी 0 है ना, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 पुट करना पड़ेगा, f डैश इक्वल टू v, और ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी किसका लिखेंगे, va, ए के लिए लिख रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे v प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी डेट इज va अपॉन कितना लिख देंगे, सोर्स की वेलोसिटी v इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है f0। दिस विल बी द फर्स्ट। सेकंड में अगर b के लिए लिखें तो हम b के लिए f डैश a ही है बेटा, है ना, अगर f डैश b लिखो तो कितना लिखेंगे, जो b वाले से रिफ्लेक्ट होकर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो v प्लस माइनस vo, तो v अब प्लस माइनस vo में से क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर एक्चुअली अप्रोच कर रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा तो ऊपर में प्लस लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हमने लिख दिया v प्लस vo vb अपॉन v प्लस माइनस vs, तो 0 है, अपॉन में v, और यहां पे आ जाएगा इनटू f0। दिस विल बी द इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, f1 माइनस f2 अपॉन f0 दे रखा है, और हमें बोल रखा है va माइनस bb बताओ, सबट्रेट कर दो दोनों को। तो जैसे आप सबट्रेट करोगे बेटा, तो आपको सबट्रेट करते ही fa माइनस fb
ठीक है। एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू कितना मिलेगा, ये एफ नॉट इसमें और इसमें दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमने एफ नॉट को कॉमन ले लिया और अंदर में कितना बच रहा है, वी ए प्लस वी ए अपॉन बी, वी प्लस वी बी अपॉन बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वी ए माइनस वी बी अपॉन वी बचेगा। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया वी ए माइनस वी बी अपॉन वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब एक बात बताऊं कि एफ नॉट के नीचे लाओ, तो एफ नॉट को नीचे लाओगे तो एफ ए माइनस एफ बी अपॉन एफ नॉट, ठीक है। दोनों साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 और इधर भी कितना हो जाएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी अपॉन वी इंटू 100। अब देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें कितना दे रखी है, 1.2% दे रखी है, तो ये हो गया बेटा 1.2, तो इसको लिख लो 1.2 इंटू ये वेलोसिटी इधर की साइड आएगा 330 और अपॉन कितना कर लोगे 100। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा मीटर पर सेकंड में वी ए माइनस वी बी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जो आंसर इसने पूछ रखा है, किस में पूछ रखा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है बेटा। तो ये मीटर पर सेकंड जो आपके पास आया उसको आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है और फिर आंसर टिक करना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में जो भी आपका आंसर है उसको किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट कर लेना और ओबियसली 18/15 से मल्टीप्लाई कर लेना, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा और फिर उसके बाद आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। बोल रखा है कि इन एक्स वाई प्लेन द रीजन वाई ग्रेटर देन 0, ओबियसली बात है ये अपना एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, नीचे की तरफ वाई स्मॉलर देन 0, ऊपर की तरफ वाई ग्रेटर देन 0 में मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, B1 के बोर्ड से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड इन रीजन वाई स्मॉलर देन 0 हैज अनदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B2 के, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 के कैफ है, बाहर की तरफ ही है लेकिन B2 मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर इधर में B1 है, इधर में कितना बेटा B2 है। ओके आगे पढ़ते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके। यहां से आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी बोल रखा है पाई, ओके, पाई मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 0 एज शोन इन द फिगर, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ओके। बोल रखा है एट t इक्वल टू t बी द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, ओके। मतलब पार्टिकल ऐसे क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को एक्चुअली, ओके, एट t इक्वल टू t पे। आगे पढ़ो बेटा, बोल रहा है B2 इक्वल टू 4B1 द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस इन इंटरवल इन द टाइम इंटरवल t इज, ओके। Let t equal to t be the time when the particle crosses the x-axis from below for the first time, okay. If B2 equal to 4B1, okay. थोड़ा ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला कि जब आपने यहां से छोड़ा ना तो सोचो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो Q इंटू VBB फोर्स इधर लगेगा और ये जो फोर्स लगेगा बेटा इसको ऐसे रोटेट करा देगा। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो अब वेलोसिटी किधर हो गया बेटा, नीचे की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फिर अब इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इसको ये फिर से ऐसे रोटेट करा देगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड B1 ज्यादा दे रखा है, सॉरी B2 ज्यादा दे रखा है, तो जो कुछ ऐसे यहां तक आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया कि नीचे से ऊपर की तरफ जब पहली बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टोटल टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। अब सोचो कि टोटल डिस्टेंस इसने एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया, ये वाला, ये यहां से यहां तक गया, प्लस फिर ये यहां से यहां तक आया तो ये डिस्टेंस ये वाला कवर किया, तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको करना है। अब एक चीज और आपको बता दूं बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से रेडियस R1, अगर ये चार्ज R1 रेडियस के सर्किल में घूमता है तो 2R1 कवर करेगा, प्लस अगर मान लो कि B2 की वजह से R2 रेडियस का अगर ये सर्किल घूमता है तो 2R2 इधर कवर करेगा। मतलब हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस आने वाला है बेटा 2R1 प्लस 2R2 आने वाला है, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अब आपको पता करना है टोटल टाइम। मान लो अगर मैंने ऐसे बोला कि अगर इसमें अगर मान लो कि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता B2, अगर टोटल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B1 ही होता, अगर इसका टाइम पीरियड मान लो T है, एक रिवॉल्यूशन लगाने में इसको T टाइम पीरियड लग रहा है, तो इसने हाफ रिवॉल्यूशन लगाया बेटा T1/2। मैग्नेटिक फील्ड B1 में अगर इसका टाइम पीरियड T1 होता तो ये बोल सकते थे कि T1/2 टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा, तो यहां पे हमने लिख दिया T1/2 प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पे यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा बेटा T2/2। अगर हमने माना कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में B2 है और B2 अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है T2 टाइम में, तो हम बोलेंगे कि बेटा ये हो गया T2/2। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 को कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, और आर होता है बेटा एम बी बाई क्यू बी, तो एम इंटू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी पाई दे रखा है, तो एम बी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी वन, प्लस यहां पे पुट कर दीजिए एम इंटू भी, तो वही पाई ही होगा बेटा, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल का चेंज कर सकता है, कभी वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो एम बी अपॉन क्यू इंटू बी टू यहां पर हमने नोट कर लिया, ओके, अपॉन ये क्या है बेटा T1 बाई टू। अब टाइम पीरियड कितना होता है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमे तो हमें पता है टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अगर आप करो तो फिर ये कितना आ जाएगा 2 पाई एम, सॉरी बेटा यहां पे लिख दें, कितना हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी और डिवाइडेड बाई आपने 2 भी कर रखा है, तो यहां पे 2 कर देंगे, ये हो गया B1, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी टू और डिवाइडेड बाई 2। अब देख बेटा ये 2 तो कैंसिल हो गया, पाई एम अपॉन क्यू बी एन, पाई एम अपॉन क्यू बी टू, ये भी पूरी टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई। आंसर कितना आ गया C फॉर सिर्फ 2, तो 2 विल बी आवर आंसर, इसका जो आंसर होगा बेटा 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ओके, यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐसे इन्होंने बता रखा है P पार्टिकल को, ओके। आगे देखिए, साइमल्टेनियसली अनदर पार्टिकल Q इज रिलीज्ड ऑन द स्मूथ inclined plane from the same point, same position, okay, P and Q collide on the inclined plane after t equal to 4 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। इन्होंने ये बोला कि एक पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, दूसरे पार्टिकल को ऐसे रिलीज कर दिया, तो क्या होगा कि सोचो कि ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे घूम के ऐसे कहीं गिरेगा, और ये पार्टिकल ऐसे सीधे सीधे चलते चलते यहां तक पहुंच गया, ओके। हमने बोला कि अगर ये किसी 4 सेकेंड बाद, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड बाद यहां पे दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जाते हैं, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ओके। एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही आसान है, आप सब कुछ छोड़ो, एक बात बताओ कि इसने डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल लूं और इस इंक्लिनेशन को एक्सिस बोलूं, तो आप एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 0। अरे यहीं से गया यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितना, 0। तो हम क्यों नहीं इक्वेशन एस इक्वल टू यू इन वाई डायरेक्शन माइनस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर यूज कर लें, क्यों भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो हमें पता है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं पता, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमें पता है, टाइम भी पता है, तो जो हमें नहीं पता है डेट इज यू वाई, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लो जल्दी से। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता नहीं सर, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखो तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ये कंपोनेंट कितना बेटा g sin 60, ऑब्वियस सी बात है, और ये कंपोनेंट कितना g cos 60, ओके। तो सोचो g cos 60 वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में बेटा g cos 60 मतलब g/2, तो g/2 एक्सेलरेशन हमारा y डायरेक्शन में है, तो यहां पे लिख देते हैं बेटा 5, g/2 इक्वल टू 5, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है, कितने टाइम में यहां तक आया, 4 सेकेंड में, तो 4 का स्क्वायर बेटा 16, ये कितना हो गया 8। तो जो हमारा 0 इक्वल टू यू वाई माइनस 8 5 जा 40, तो बेटा यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो इसका वाई डायरेक्शन में होगा डेट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना बेटा नहीं पता, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी, तो इधर हो जाएगा जी साइन 60, हो गया बेटा जी cos 60, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ 8t स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, ओके, आंसर विल बी दिस, ठीक है बेटा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम कर लेते हैं। बोला गया अ मास m इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑसिलेटिंग विथ अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, ओके, एक मास को हमने के स्प्रिंग से ऐसे बांध रखा है m, ठीक है बेटा, और बोल रहे हैं कि ये 2 सेकेंड से ऑसिलेट करते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो टाइम पीरियड आप क्या लिखते हो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k लिखते हो, ठीक है। बोल रखा है कि टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड है, इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, अगर हमने मास को 2 kg से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पीरियड इंक्रीज बाय 1 सेकेंड, तो हमारा टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज हो जाता है 1 सेकेंड से। फाइंड द इनिशियल मास m इन kg एज्यूम डेट हुक्स लॉ, ओके, हुक्स लॉ इज एज्यूम्ड, मतलब हुक्स लॉ वही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, उसको एज्यूम कर लेना है। फर्स्ट केस में लिखो कि टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2,
तो 2 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, मान लेते इनिशियल मास m था अपॉन k, दिस विल बी द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड में इन्होंने क्या बोला, टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज हो गया बेटा, 1 सेकेंड से, मतलब टाइम पीरियड 2 था तो अब हो गया 3 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर मास कितने से इंक्रीज किया गया बेटा, 2 kg से, तो ये हो गया m प्लस 2 और अपॉन k तो चेंज नहीं हुआ 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे दिस अपन करना चाह रहे हैं, तो 3/2 इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया बेटा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, m प्लस 2 अपॉन m है, तो यहां पे लिख दो m प्लस 2 अपॉन m, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो गया 9/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस 2 अपॉन 2, सॉल्व कर लीजिए, 18 इक्वल टू 4m प्लस 8 कितना आ गया बेटा, तो 4m इक्वल टू 10 आ गया, मतलब मास इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखें एक बार, 4m इक्वल टू 10 आ गया, ओके, तो मास इक्वल टू 10/4 कितना आ गया, 4 2 Z 2.5 kg इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना जेईई मेंस का टोटल पेपर डिस्कस। थैंक्स।